तो कैसे हैं आप सभी। तो बीपीएससी का पेपर हो गया। बहुत सारे स्टूडेंट्स लगातार फ़ोन कर रहे हैं, पूछ रहे हैं कि सर पेपर कैसा है। तो पेपर हमेशा की तरह नॉर्मल पेपर आए हैं और क्वेश्चन ऐसे ही आते हैं। और सबसे खुशी की बात, सारे क्वेश्चंस इन हमारे कंटेंट से लड़े हैं। कैसे, मैं आपको थोड़ा दिखाता हूं। पहला क्वेश्चन आर्टिकल 32 संवैधानिक उपचारों का अधिकार हृदय और आत्मा है। ये भी प्रश्न पहले यूपी में आईएएस में आ चुका है, रिपीट हुआ है और आप इसको इस पुस्तक में एग्जैक्ट वर्ड में लिखा गया है, देख सकते हैं। दूसरा है राजनीति के अपराधीकरण और अपराधियों की राजनीतिकरण। राजनीति का अपराधीकरण है बिहार के सेंस में, तो ये सबसे पॉलिटी का कॉमन टॉपिक है, ये भी इस पुस्तक में दिया है। लेकिन जब आप बिहार के बारे में डिस्कस करते हैं ना, तो आपके पास पर्टिकुलरली आंकड़ा होना चाहिए कि अभी असेंबली में, मतलब विधानसभा और संसद में बिहार के जो चुने गए जनप्रतिनिधि हैं उनके ऊपर किस प्रकार के आपराधिक मामले चल रहे हैं। दूसरा, पिछले 20 सालों का एक कंपेयर करने वाला डाटा होना चाहिए, खासकर इलेक्शन वॉच रिपोर्ट के बारे में, उसके बारे में आपको जानना है। तीसरा, एक सेक्शन और है जिनकी चर्चा आमतौर पर बच्चे नहीं करते हैं कि आखिर क्यों बिहार की जनता इस तरह के इन्वायरमेंट में जीने के लिए विवश है, या फिर क्रिमिनलों को चुनाव के लिए बाध्य होना पड़ता है। क्या इसमें कास्ट का कोई एंगल है, क्या इसमें सोशल जस्टिस का भी कोई एंगल है, वगैरह वगैरह। बहुत पहले एक बड़े विचारक ने बात कही थी कि मैं चाहता हूं कि बिहार की पिछड़ी मानी गई हर जाति में एक क्रिमिनल हो। और ये बात बड़े सम्मानित व्यक्ति ने कही थी कि बिहार की जैसी पृष्ठभूमि है, क्रिमिनल को काटने के लिए एक क्रिमिनल जरूरी है। अगर आपने बिहार डायरीज किताब या इधर जो अभी नेटफ्लिक्स पर जो वेब सीरीज आई है, आइए ना हमरा बिहार में ठोक देंगे गोलियां कपार में, खाकी वेब सीरीज देखी होगी, तो उसमें चंदन महतो का कैरेक्टर दिखाया। तो एक कोई जातिगत अपराधी बनता है तो सिर्फ वो अपराधी नहीं होता है, वो समाज के नियमों के विरुद्ध चल करके अपना स्थान बनाता है और वो किसी का नायक होता है। कहने का मतलब है कहीं कोई नायक है तो कोई खलनायक। बात चाहे सिस्टम के फेलियरनेस की हो, बात चाहे सोशल जस्टिस की हो, बात चाहे अवेयरनेस की कमी हो। ये तो हम नहीं कह सकते कि बिहार की जनता में जागरूकता की कमी है, बात एकदम सोसाइटी से जुड़ी हुई चीजों को लेकर के। अब इस प्रश्न को आप कैसे डील करते हैं, यही इंपॉर्टेंट है। नहीं तो कौन नहीं जानता है कि राजनीति का अपराधीकरण क्या है और बिहार में क्या स्थिति है। लेकिन यहां पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, बिहार राज्य के बेस संदर्भ में विश्लेषण करिए। तो एनालिसिस जब आप करेंगे ना, तो ये सारे एंगल डालना होगा कि सिस्टम का फेलियर है, ये सोशल जस्टिस का इंडिकेटर है, ये पिछड़ी जातियों के राजनीतिक जागरण का एक प्रतीक भी समझा जा रहा है, और कहीं ना कहीं लॉ एंड ऑर्डर के फेलियरनेस, गुड गवर्नेंस के कम होने का एक इंडिकेटर भी है। अगर कहीं ना कहीं स्वीकार्यता है, अच्छे लोग चुन के नहीं जा पा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आपका समाज इसके लिए दोषी है। यही सारी बातें लिखी हैं राजनीति का अपराधीकरण। आगे देखिएगा, भारत में जाति एक सामाजिक घटना नहीं है, राजनीतिक घटना है। अब ये भी एक बहुत शानदार प्रश्न है। पिछले 20 सालों से बीपीएससी में जो क्वेश्चन रिपीट हो रहा है वो है कास्ट। 90 के दशक के पहले तक जाति की भूमिका अलग थी, अब की अलग है। ये पूछ रहा है कि अब जातिवाद नहीं रहा, जाति एक राजनीतिक मंत्र है। इस बात की थोड़ी बहुत सच्चाई है कि 90 के दशक के बाद जो भी जातीय उत्पीड़न रोकने के लिए रूल्स रेगुलेशंस बनाए गए हैं, उनका एक बहुत बड़ा असर पड़ा है। समाज से जातिवाद तो खत्म नहीं हुआ, बट कम तो हो गया है। बट अब जाति राजनीतिक संबंधों के निर्धारण का एक नया मानदंड बना है। खासकर राज्य के प्रशासन में डिप्टी सीएम का पोस्ट जातिगत संबंधों को संतुलित बनाने का माध्यम है। बात चाहे पंचायत का चुनाव हो या देश के संसद में चुने जाने के लिए लोकसभा का चुनाव, सब में जाति एक फैक्टर काम करता है। जाति एक अदृश्य दीवार है जो प्रत्येक जगह हावी रहता है। ये प्रश्न उसी में है कि जाति एक सामाजिक घटना नहीं रह गई है, बल्कि एक राजनीतिक घटना है। सहमत हैं? एनालिसिस करें और उत्तर के समर्थन में। बट मैं कहूंगा आप ये कहिए कि नहीं, सामाजिक घटना है, क्योंकि आज भी जातिगत उत्पीड़न के मामले दिखाई देते हैं। SC/ST कमीशन की रिपोर्ट डालिए, OBC कमीशन की रिपोर्ट डालिए, और कुछ मानवाधिकार हनन की रिपोर्ट डालिए कि अभी भी ग्रामीण अंचलों में जाति या जातिवाद का असर दिखाई देता है। हालांकि पिछले 30 सालों में
पहले की अपेक्षा परिवर्तन आया है। तो यहाँ पर बीपीएससी आपको पूरा स्पेस दे रहा है कि आप इन चीजों के बारे में अपना मत दे। ज्यादातर बच्चे यही लिख के आते हैं कि सामाजिक मुद्दा है ही नहीं, राजनीतिक मुद्दा। नो, अभी भी सामाजिक मुद्दा है, आप इसको कट करिए। ज्यादातर बच्चे टीचर की बात अनसुनी कर देते हैं या टेस्ट सीरीज का आंसर रट लेते हैं, ठीक है, वगैरह वगैरह। अब क्या कर सकते हैं इनके बारे में, एनालिसिस करें, समर्थन दे। तो आप बताइए कि अभी भी सोशल फैक्टर है। 3 रिपोर्ट मेंशन करिए, वर्ल्ड बैंक का रिपोर्ट मेंशन करिए, ह्यूमन राइट्स का रिपोर्ट मेंशन करिए अगर आता है तो। अगला सवाल देखिए, पंचायती राज के बारे में है। कोलेजियम क्या है, विचार व्यक्त करिए, संविधान के बारे में बताइए, और फिर पार्टी के गठबंधन सरकारों का युग बताइए। अब यहां पर आप थोड़ा सा मैं आपको दिखाना चाहूंगा, ये देखिए मैंने बात की थी यहां पे, तो यहां पर कुछ चीजें मैंने स्पष्ट रूप से लिखी है। ये देखिए, एक गठबंधन की राजनीति के डायमेंशन, दूसरा कोलेजियम के बारे में बताया है यहां पे, और तीसरा गठबंधन की राजनीति स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है। तो ये प्रश्न तो आना ही था, गठबंधन की राजनीति। जीएस के फर्स्ट पेपर में भी पूछा है, दिल्ली विधानसभा के चुनाव के बाद एक पार्टी गठबंधन। अब एक पार्टी की गठबंधन है तो यहां पर आपको जानना है, बीजेपी का राष्ट्रवाद, उत्तर प्रदेश का समाजवाद, पिछड़ी जातियों का सामाजिक न्याय, या नीतीश बाबू का गुड गवर्नेंस। इतनी सारी चीजें हैं। उसी तरह कश्मीरियत है, जमहूरियत है, खालसावाद है पंजाब का, फिर मराठी मानुस महाराष्ट्र का, द्रविड़वाद दक्षिण भारत का, बंगाली अस्मिता है तमिल बंगाल का। इस तरह की बहुत सारी आइडियोलॉजी है जो एक पार्टी के गठबंधन के विरुद्ध उभर के आ रही है। 110% उम्मीद थी कि ये प्रश्न आएगा ही आएगा कि भारत के एक गठबंधन सरकारों के युग में राजनीतिक दलों की विकास का पता लगाए, क्या गठबंधन की राजनीति में भारत के प्रधानमंत्री के अधिकारों को कमजोर किया है। तो एक गठबंधन की राजनीति थी मोदी गवर्नमेंट का पहला दौर और दूसरा दौर, उसमें कितने पावरफुल दिखे हैं। और एक गठबंधन की राजनीति थी मनमोहन सिंह का दौर, जिसमें वो एक बेबस लाचार रिमोट कंट्रोल देखे हैं। और एक दौर पुनः मोदी गवर्नमेंट का 3.0 वाला दौर दिख रहा है, जिसमें 2 क्षेत्रीय दलों के ऊपर वो आधारित है। यही तुलनात्मक रूप से विवेचन करना। शानदार प्रश्न है और इस प्रश्न की भी चर्चा हमने की है मेरे टेस्ट सीरीज प्रोग्राम में और कई सारे लेक्चर्स में, आप देख सकते हैं। मैंने बार बार कहा है कि कोलिब्रेशन गवर्नमेंट चल रही है तो नेशनल पॉलिटिकल पार्टी से बिहार में सवाल आता ही आता है। अगर आपने देखा है तो पॉलिटिकल पार्टी से सवाल आता ही आता है, चाहे जिस रूप में आए। राजनीतिक दलों की विचारधारा है, गठबंधन की राजनीति है, संघवाद है, कॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्गेनाइजेशन है, या राजनीति की नई प्रवृत्ति, संविधान, मनुष्य, ये सब चीजें तैयार की थी। और यही बीपीएससी का जान है और ये जान इसमें कैद है। उलट के देख लीजिए, दूसरा एडिशन है, हर दुकानों पर उपलब्ध है। तो मेरे कहने का मतलब है कि अगर आप क्वेश्चन भिड़ गया, वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना कि इंपॉर्टेंट है चीजें कैसे लिखनी है। आगे देखिए, जैसे एक बच्चे ने लिख के भेजा कि सर जो आपने यूट्यूब पे बोला है ये क्वेश्चन वैसे। एनीवे, जब केंद्र में सरकारें बदलती हैं तो राज्यपाल भी बदल जाते हैं। इस कथन के संदर्भ में केंद्र और राज्यों के बीच की कड़ी के रूप में राज्यपाल की भूमिका की जांच करें, क्या वह इसी तरह के अपने विवेक के अनुसार कार्य कर सकता है। तो नॉर्मल है, राजनीति में राज्यपाल हमेशा से इंपॉर्टेंट रहे हुए हैं। अभी मैं यूपी में क्वेश्चन डिस्कस कर रहा था थोड़े समय पहले, तो कई सारी चीजें दिखाई दी और उसमें 2-3 चीजें मैंने स्पष्ट रूप से डिस्कस किया। उसी में से एक था राज्यपाल बनाम सीएम। ये देखिए, इतने सारे एंगल हैं। केंद्र के गठबंधन में राज्यपाल का रोल अलग हो जाता है, राज्यों के गठबंधन में राज्यपाल का रोल अलग हो जाता है, डिप्टी सीएम के साथ गठबंधन या समीकरण में अलग हो जाता है, वगैरह वगैरह। इतने एंगल हैं, तो इन सब एंगल के ऊपर आपको बनानी पड़ेगी। और इसमें राज्यपाल के ऊपर 5 प्रश्न है जो मैंने डिस्कस किया और लगभग अपने बच्चों के साथ ये चीजें डिस्कस की। बच्चे ने प्रसन्न होकर लिखा भी है कि सर ये तो यूट्यूब पर है, वही आता ही है। आगे देखिए, भाषा विवाद के ऊपर पूछा है, तो दक्षिण भारत में भाषाई विवाद हो रहा है, उसके बारे में पूछा है। अब देखिए, यहां पर जब डिस्कस हुआ था तो स्पष्ट रूप से इसमें चीजें मेंशन की हैं, क्या भाषा के आधार पर जो राज्य बन रहे हैं उनको लेकर के क्या आ रहा है। और खासकर मिथिलांचल भी था, लेकिन भाषा के आधार पर। तो ये जो चीजें उभर करके आ रही हैं, हालांकि ये क्वेश्चन इसमें है नहीं, ये करंट अफेयर्स में तैयार किया था।
तो अक्सर केंद्र राज्य संबंधों को प्रभावित करने वाली की श्रृंखला कड़ी में ये चीजें बताई थी कि यहां पर सेंट्रल स्टेट के रिलेशनशिप में फेडरलिज्म 2014 के बाद मोदी 3.0 में कैसे आ रहा है। बात चाहे सीबीआई ईडी के माध्यम से हो, बात चाहे राज्यपालों का विरोध हो, बात चाहे तमिल राष्ट्र की मांग हो, या तमिल स्वायत्तता का मुद्दा हो, या केंद्र से अलग शक्ति मांग की जा रही है, यहां तक कि बिना गवर्नर के अप्रूवल के नियम बनाए जा रहे हैं तमिलनाडु में। मतलब मोदी सरकार को या केंद्र सरकार को खुली चुनौती। ये आगे भी चलेगा और जितनी सारी घटनाएं घट रही हैं, आपका नजरिया विकसित होना चाहिए, तभी जाके आप लिख पाएंगे। आगे देखिए, अनुच्छेद 370 के निरस्त होने के बाद जम्मू कश्मीर में राजनीतिक और संवैधानिक परिवर्तनों पर निबंध लिखे, और इसमें जो लोग पहलगाम का मामला लिख के लाए होंगे उनको भी नंबर मिलेगा। क्या लिखेंगे? आतंकवाद कम होने का दावा निष्फल हुआ, केंद्र और राज्यों के बीच में जो संबंध बिगड़े थे वो पटरी पर आए हैं, जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा देने न देने केंद्र शासित की एक गतिरोध का दौर बना है, लद्दाख का भविष्य अधर में लग रहा है, पीओके को लेकर के किस प्रकार हुआ, और कुछ आपको बनावटी बातें लिखनी पड़ेगी। क्या अलगाववाद कम हुआ है, आतंकवाद कम हुआ है, लोगों में विश्वास बहाली का दौर देखा जा रहा है, पाकिस्तान विरोध चरम पे दिख रहा है, पाकिस्तान समर्थन में कमी दिख रहा है, पीओके लोग उम्मीद की नजरों से देख रहे हैं, फलाना ठिकाना, सब बेवकूफ बनाने वाली बात करनी है। मैं तो अपने बच्चों से कहूंगा कि इस क्वेश्चन को करो ही मत, या इस तरह के क्वेश्चन को टच ही नहीं करना। क्यों? वास्तविकता अलग है और लिखना अलग है। जब आतंकवादी हमला हुआ तो वहां के लोग मुस्कुरा रहे थे, और आतंकवादियों ने किस प्रकार क्या व्यवहार किया वो आपको बताने की जरूरत नहीं है, वो आपने देखा। तो क्या जरूरत है लफड़े और पचड़े में पढ़ने की? आप सिलेक्शन लीजिए, आगे बढ़िए। बाकी सारी ये मुद्दे संसद भवन में बैठने वाले जनप्रतिनिधियों को, मीडिया वालों को छोड़ दीजिए। अगला देखिए, भारत में शीतकालीन वर्षा की जलवायु परिस्थिति और तंत्र के बारे में बताइए। ये भी क्वेश्चन ज्योग्राफी का नॉर्मल है, कहीं कुछ बताने की जरूरत नहीं है। मैंग्रोव वन, ये भी नॉर्मल है। मिलेट्स की खेती के लिए भौगोलिक परिस्थितियां, ये भी नॉर्मल सा क्वेश्चन है, इसमें क्या डिस्कस करें। हाँ, मखाना लेकर के किस प्रकार की क्या चीजें हो रही है, मिथिला राज्य को लेकर के आया, तो एकदम टारगेट था कि ये क्वेश्चन आना है। ये टेस्ट में मैंने डाला भी था। एक बच्चे ने लिख के भेजा कि सर ये टेस्ट में क्यों? एक अलग मिथिलांचल राज्य की संभावनाएं पूरी तरह दिखने रही है। अब मेरी बात नोट कर लीजिए, आज डेट है 28 अप्रैल। अगले 3 से 4 सालों में मिथिलांचल राज्य बन जाएगा, बिना किसी शोर शराबे के। बहुत सारे फैक्टर हैं, आगे चर्चा करेंगे। फिर उसके बाद ये पूछा है, भारत के 4 बड़े महानगर शहरों क्षेत्र में ही ऑटोमोबाइल, ये एनसीईआरटी से उठाया हुआ क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन क्यों इतना लेवल लेस होकर बिहार में आ गया, मेरे समझ में नहीं आया कि ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री वहीं पे है। 11th क्लास की एनसीईआरटी का है। एक ये भी है, चट्टान और खनिज संसाधन अधिक संबंध है, भूवैज्ञानिक संरचना, उत्खनन, खनन नीतियों के संबंध पर कथन कर। इसमें ये भी कुछ अजीब टाइप का प्रश्न है। ये भी 12th क्लास के एनसीईआरटी से जुड़ा हुआ है कि जहां पे मिनरल्स है वहां पे डेवलपमेंट है, और वहां किस प्रकार की पॉलिसियां हो रही हैं उनके बारे में। अब यहां पर भूवैज्ञानिक, आई एम नॉट अंडरस्टैंडिंग कि कोई जियोलॉजिकल सेंस भी इसमें लिख पाएगा। जिसका ज्योग्राफी है वही लिख पाएगा, अदरवाइज कोई लिख ही नहीं सकता नॉर्मल जीएस के बच्चे को। तो ये प्रश्न अगर किए हैं तो अच्छी बात है। लेकिन यहां पर देखिए, जलोढ़ मिट्टी और मृदा, ये भी नॉर्मल क्वेश्चन है, एनसीईआरटी 12 क्वेश्चन का है। अब यहां पर ये कंफ्यूज करेगा, पुरोड़, डिलुवियल, ये मतलब जिसका ज्योग्राफी है वही समझ पाएगा। मैंने भी माजिद हुसैन से लेकर के तमाम तरह की समिंदर सिंह वाली किताबें देखी है, उसमें इस तरह की टेक्निकल चीजें नहीं है। अब ये थोड़ा सा आपको उलझाएगा। एक तो ये पुरोड़ मिट्टी और जियोलॉजिकल वाला पार्ट, तो इसमें थोड़ी सी संभावना बच्चों की दिख रही है जो उलझेंगे। बट ये देखिए, भारत में बिहार क्या एक लेबर स्टेट है? उस समय से लेकर आज तक लेबर सप्लायर के देश के रूप में है। अब वही है, बिहार की जनसंख्या के पलायन के कारणों और परिणामों की चर्चा करें, और डेमोग्राफी के द्वारा चेंज करने के लिए स्टेट गवर्नमेंट ने क्या किया है इसमें। अब ये किताब मैं गर्व के साथ कह सकता हूं कि मेरी इकोनॉमी वाली किताब में यह मेंशन है कि आखिर क्यों बिहार एक लेबर सप्लायर स्टेट है। ध्यान रखिएगा, बिहार से बाहर जाके काम करना और बसना सिर्फ आर्थिक जरूरतों की पूर्ति के लिए नहीं है, एक सामाजिक प्रतिष्ठा का भी कारण है। आप लाख मना कर ले, गांव के लोग गांव में नहीं रहना चाहते हैं, वो शहर में रह करके किसी भी तरह का काम करके पर्व और त्योहार, छठ और दिवाली और होली के टाइम पे वापस गांव लौट के
एक सम्मान की जिंदगी, इज्जत की जिंदगी जीने की तमन्ना रखते हैं। तो पलायन का एक सबसे बड़ा कारण है सामाजिक प्रतिष्ठा, दूसरा आजादी से जीवन जीना, तीसरा गांव के सामाजिक बंदिशों से दूर रहना, वगैरह वगैरह। बाकी सारी आर्थिक मुद्दे तो हैं। कुछ रोकने के कदम उठाए भी हैं, मतलब बिहार की 66% पॉपुलेशन बाहर रहती है, युवा आबादी का 90% बिहार से बाहर है, कई तो गांव सुनसान है। इस तरह की बातें भी आएंगी। आगे देखिए, सौर ऊर्जा उत्पादन की परिस्थिति और आर्थिक लाभ, ये भी मैंने टेस्ट में डाला है और आप उठा लीजिए, इसमें भी भर भर के आंकड़े और सारी चीजें दी हैं सोलर एनर्जी से जुड़ी हुई चीजें। आगे देखिए, सेक्शन 3, साइंस एंड टेक्नोलॉजी किस प्रकार एग्रीकल्चर, पहला ही चैप्टर है जो इसमें दिया हुआ है कि बात एग्रीकल्चर डेवलपमेंट और फूड सिक्योरिटी में मदद कर रहा है, सारी चीजें यहीं पर भी। आगे देखिए, साइबर क्राइम क्या है, ये भी इसमें दिया हुआ है, आप देख सकते हैं। साइबर क्राइम, ये साइबर थ्रेट, हालांकि पिछली बार क्वेश्चन आ चुका था, इस बार आने की संभावना नहीं थी, बट यहां पर भी देखिए इस चीज के बारे में यहां मैंने डिस्कस किया है। अब देखिए यहां पर कहा गया, सूचना प्रौद्योगिकी, संचार, ये कृषि, जैविक, स्वास्थ्य, ये सब क्या क्या है, तकनीकी चुनौतियां, रक्षा, आपदा प्रबंधन, ये सारी चीजें यहां पर दी है। साइंस एंड टेक्नोलॉजी और बिहार, सौर ऊर्जा से लेकर के सूचना संचार तकनीक में क्या है, कैसे है, किस तरह है, इसके बारे में। साइबर थ्रेट, ये देखिए तकनीक चुनौतियों में साइबर थ्रेट इसी को बोलते हैं। तो एकदम नॉर्मल सा प्रश्न है, कहीं कुछ ऐसा आया नहीं है। कैंसर जैसी बीमारियों के इलाज को लेकर के क्या, कैसे और किस तरह हो रहा है। अब देखिए यहां पर, ये देखिए टीबी, कुपोषण, एनीमिया और कैंसर लिखा हुआ है। ये आना ही था क्योंकि भारत में सबसे ज्यादा डायबिटीज भी हो रहे हैं। इस बार के आईएएस में ये प्रश्न जरूर आएगा, डायबिटिक भी हो रहा है, कैंसर भी हो रहा है, टीबी की घटनाएं दिन पर दिन बढ़ती जा रही हैं, तो नॉर्मल सा प्रश्न है। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, यहां भी देखिए इस क्वेश्चन में साइंस एंड टेक में आपको मिल जाएगा। स्टेम शिक्षा ये नहीं है हमारी पुस्तक में, स्पष्ट रूप से कहूंगा स्टेम शिक्षा के बारे में कंटेंट पुस्तक में नहीं है, हालांकि ये एक करंट अफेयर का क्वेश्चन है। आगे देखिए, ड्रोन तकनीक के बारे में यहां भी है, ड्रोन नीति आई है सरकार की, ये भी मेंशन है यहाँ पर। चंद्रयान, मंगलयान, ये तो क्लास नोट्स में भी है, यूट्यूब में भी है और इसमें भी ये शामिल है कि ये मिशन क्यों हो रहा है, इसका क्या, कैसे, किस तरह। अब ये देखिए, अंतरिक्ष मिशन, कृषि, आपदा प्रबंधन, शहरी नियोजन में कैसे आवश्यक है। अब यहां पर देखिए, ये जो चीजें मैंने यहां बनाई है कि विज्ञान, तकनीक और हमारा जीवन, कृषि के आधुनिकीकरण में, जल प्रबंधन में, शहरी जीवन में, शिक्षा साक्षरता में, आपदा प्रबंधन में बिहार सरकार क्या कर रही है, और ये सारे एंगल, यही नहीं, डिफेंस में, गुड गवर्नेंस में, एग्रीकल्चर में, टेक्निक्स चैलेंज कैसे दे रही है और हेल्थ में, इतनी सारी चीजें अगर आपने तैयार कर लिया तो बात बिहार की हो, बात चाहे यूपी की हो, बात चाहे आईएएस की हो, सब प्रश्न लड़ जाते हैं। ये सब यूट्यूब पर मैं पहले डिस्कस कर चुका हूं, आप देख सकते हैं। आगे देखिए, वाईफाई से आप क्या समझते हैं, उल्लेख करिए भारत की अर्थव्यवस्था में क्या रोल कर सकता है। तो ये प्रश्न इंटरनेट से आया हुआ है कि इंटरनेट क्या कर सकता है, या वाईफाई एक शब्द है, आप वाईफाई में न उलझ करके इंटरनेट के बारे में जानिए कि ये क्या है। वाईफाई इंटरनेट का ही एक शब्द है, इंटरनेट का क्या असर है या सूचना प्रौद्योगिकी का क्या असर है, वो पूछना करके ये पूछ दिए हैं। तो मैं थोड़ा GS2 से संतुष्ट नहीं हूं, कारण क्योंकि GS2 में जो इकोनॉमी और ज्योग्राफी का जो सवाल का बीपीएससी का लेवल है, वो लेवल नहीं दिखाई दे रहा है। पता नहीं इतना पेपर इजी क्यों कर दिए। ठीक उसी तरह पॉलिटी के जो बेहतरीन प्रश्न है जो आ सकते थे, जैसे संविधान, मनुस्मृति, जो हिसाब है बीपीएससी का लेवल है, उस तरह के भी सवाल नहीं है। जाति राजनीति, राज्यपाल, गठबंधन की राजनीति, ये सब पिटे हुए प्रश्न है, लेकिन उसमें भी एक स्तर मांग रहा है। लेकिन इस पूरे पेपर में आप उठा के देखिए, बिहार के लोकल चीजें बहुत नहीं पूछी गई हैं। कई बच्चे बिहार करंट पढ़ने के लिए पागल होते हैं, मैंने एकदम साफ मना कर दिया कि 3-4 चीजें पढ़िए, उससे ज्यादा चीजें पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। मेरा अपना अनुभव है 15 से 20 सालों का कि बीपीएससी में छोटी चीजें कभी नहीं पूछी जाती हैं। स्टेम आ गया, वो एक नॉर्मल सा करंट अफेयर का क्वेश्चन है जो पीटी के लिए आपने पढ़ा है। छोटी छोटी आलू उत्पादन, गन्ना उत्पादन, ये उत्पादन, वो उत्पादन, उनके चक्कर में न पड़े। जो भी एनसीईआरटी लेवल की 12th क्लास की नॉर्मल इंफॉर्मेशन है, ज्योग्राफी उतने ही से आता है।
इकोनॉमी का लेवल बहुत अच्छा होता है। तो इकोनॉमी के लेवल में हमने ये सारी चीजें डिस्कस की थी, वेलफेयर स्टेट, इंक्लूसिव ग्रोथ, ग्लोबलाइजेशंस, इकोनॉमिक पॉलिसीज, या इन सब सारी चीजों के ऊपर नोबेल विजेता, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, इंडस्ट्रियल 4.0, ये पेपर में नहीं दिखा। अब क्यों इतना इजी पेपर बना दिया गया, मेरे तो समझ में नहीं आता है। कारण क्या है ना, कि जब पेपर इजी हो जाता है तो मार्क्स की लड़ाई और बढ़ जाती है और मेरिट ऊपर चली जाती है। पेपर को टफ होना चाहिए। ऐसे का पेपर संतोषजनक था, बट GS1 बहुत इजी था, GS2 भी इजी आ गया। तो मैं थोड़ा सा निराश हूं, क्योंकि जिस स्तर पर हमने अपने बच्चों के साथ परिश्रम किया था और जो एक उम्मीद की किरण हम लोगों ने उनके अंदर देखी थी, 65 से ज्यादा बच्चे मेंस लिख रहे हैं या लिखे हैं। उन्होंने जितने हिसाब से परिश्रम किया था उस हिसाब से चीजें नहीं आई हैं। आज के लिए बस इतना ही। अगले कल की क्लास में मैं ऐसे को डिस्कस आपके साथ करूंगा। सॉल्यूशन मैंने तैयार कर लिया है, कुछ हमारी बुक से आए हैं और उनके ऊपर डिस्कस करेंगे डिटेल से। तो जो बच्चे अच्छे से दे दिए हैं, अब वो ऑप्शनल को देखें, ऑप्शनल में ज्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं है। अब वो इंटरव्यू की तैयारी करें, इंटरव्यू के बारे में सोचें। ओके, थैंक यू।